Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's quick revision series, we will talk about copper and iron age. Let's start without wasting any time. कॉपर एज कौन सी एज होती है? जो हमारा चालकोलिथिक फेज था उसको कॉपर एज बोला जाता है। कल की क्लास में हमने स्टोन एज को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया था। स्टोन एज के अंदर हमने तीनों चीजों को डिस्कस किया था, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। अब नियोलिथिक एज जैसे जैसे खत्म होती गई उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है कॉपर एज, चालकोलिथिक फेज। अब इसको कॉपर एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर जो कॉपर का यूज था वो बहुत ज्यादा देखा गया, इसीलिए इस एज को नाम दिया गया कॉपर एज। टाइम पीरियड इसका नियर अबाउट था आपका 25 या फिर 200,000 बीसी के अराउंड से लेकर आप मान सकते हो 700 बीसी तक। जब आप टाइम पीरियड इन फेजेस का चेक करोगे तो भी आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलता है। ब्रिटिश उसमें अलग मिलता है, इंडियन उसमें अलग मिलता है, गूगल की एक पीडीएफ में आपको अलग मिलेगा, बुक्स के अंदर आपको अलग मिलेगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ बेसिक आइडिया होना चाहिए, उससे ज्यादा हमारे लिए जरूरी नहीं है। अब इस फेज के अंदर देखा गया कि रूरल सेटलमेंट स्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी, ज्यादा अर्बनाइजेशन नहीं थी। और ये जो फेज थी चालकोलिथिक फेज, ये नॉर्मली किस टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड था? आपका प्री हड़प्पन टाइम पीरियड था, जिस टाइम पर आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन भी स्टेब्लिश होना स्टार्ट हो चुकी थी। इस सिविलाइजेशन को, इस फेज से हम एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन के बारे में पता लगा सकते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर देखा गया। कॉपर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। कॉपर से एक्सेस, पिन्स, फिशिंग हुक्स, नाइफ, रोड्स, सीजर, ये सारी चीजें बनाई जाती थी और इनका फिर यूज किया जाता था। बर्न ब्रिक्स के बारे में ज्यादा चालकोलिथिक फेज में नहीं देखा गया। हालांकि जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि वहां पर बर्न ब्रिक्स थी, लेकिन जो चालकोलिथिक फेज के अंदर आपके शुरू में घर देखे गए उनके अंदर क्या देखा गया कि नॉर्मली वहां पर कैसे थे, मड के और स्टोन के ही घर आपको देखने को मिलेंगे। अब उसमें से एक चीज है जहां से हमें एविडेंस मिले, वो क्या है? द गिरुंड साइट, जो साइट का है राजस्थान के अंदर, इज द ओनली प्लेस फ्रॉम वेयर सम रिमेन्स ऑफ बेड ब्रिक्स हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग चालकोलिथिक फेज। ये एक आपका एविडेंस सिर्फ यहाँ से मिला है। अब हमने देखा कि सोशल इनइक्वालिटीज भी सोसाइटी के अंदर काफी थी। कैसे देखा? कि जब हम वहां के जो चीफ्स थे उनके घर अगर हमने जब फाइंड आउट किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो वो कुछ स्क्वायर शेप के अंदर थे, और वहीं जो नॉर्मल लोग थे उनके जब घर देखे गए तो वो कुछ इस स्ट्रक्चर के अंदर थे। उससे हमें पता चला कि सोशल इनइक्वालिटी भी चालकोलिथिक फेज के अंदर सोसाइटी के अंदर इस्टेब्लिश हो चुकी थी। उसके अलावा क्या था कि जो लोग थे वो डेड बॉडीज को कैसे बरी करते थे? नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन के अंदर विद पोर्ट्स एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स के साथ डेड बॉडीज को बरी किया जाता था ब्यूरल के अंदर। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या था कि हमने देखा जो चालकोलिथिक फेज थी उसके अंदर ब्यूरल्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या मिले हमें? चिल्ड्रन मिले। कि चिल्ड्रन की डेथ उस टाइम पर बहुत ज्यादा होती थी, जिससे हमें पता चलता है कि उस पीरियड के अंदर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो काफी ज्यादा हाई था। उसके अलावा क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्रीज जो थी वो लोग यूज करते थे कब? चालकोलिथिक फेज के अंदर। और मोस्ट कॉमनली कौन सी पोट्री यूज होती थी? आपकी ब्लैक एंड रेड पोट्री एंड ऑकरे कलर पोट्री जो थी वो सबसे ज्यादा उस टाइम पीरियड के अंदर यूज की जाती थी। उसके अलावा अगर हम ऑर्नामेंट्स की बात करें तो उस टाइम की जो वुमेन थी वो काफी ऑर्नामेंट्स को यूज करती थी। शेल्स और बोन से बने हुए ऑर्नामेंट्स होते थे, कुछ सेमी प्रीशियस स्टोन से बने हुए ऑर्नामेंट्स भी होते थे, जैसे आपका स्टीटाइट या फिर क्वार्टस क्रिस्टल से बने हुए जो ऑर्नामेंट्स हैं वो भी उस टाइम पे वुमेन यूज किया करती थी, और ऑर्नामेंट्स भी काफी पॉपुलर थे। उसके अलावा चालकोलिथिक युग को किस चीज के लिए जाना जाता है? अपने कल्चर के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। चालकोलिथिक फेज के अंदर इंडिया के अलग अलग हिस्से के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कल्चर स्टेब्लिश हुए और जिनकी हमारे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है, जिसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है आपका राजस्थान का अनारन बनास कल्चर, जिसको ओल्डेस्ट चालकोलिथिक कल्चर बोला जाता है। इसके एविडेंस क्या मिले हैं? यहाँ से स्टोन ब्लेड्स मिले हैं, राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिले हैं, और कैरामिक ट्रेडिशन के एविडेंसेस भी यहाँ से मिले हैं। सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट कल्चर है आपका कयाथा कल्चर। कयाथा कल्चर कहाँ था? लोकेटेड कहाँ थी? काली सिंध रिवर के बैंक के ऊपर। काली सिंध रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी है किसकी? चंबल रिवर की। और लोकेशन क्या है? आपकी उज्जैन की लोकेशन है इन एमपी। तो यहाँ पर आपका कयाथा कल्चर इस्टेब्लिश हुआ। उसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट कल्चर था? आपका मालवा कल्चर है, जो पूरा मालवा का प्लेट्यू है वहीं पर आपका मालवा कल्चर एस्टेब्लिश हुआ। यू कैन सी लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। पूरा जो डेक्कन प्लेट्यू नर्मदा रिवर के एस्टेब्लिश अराउंड ये
पूरा मालवा कल्चर इस्टेब्लिश हुआ। अब इसके एविडेंस क्या मिले हैं हमें, वहां से एविडेंस मिले हैं वीट के कल्टीवेशन के, बार्ले की कल्टीवेशन के, ऑयल सीड की कल्टीवेशन के, जवार, राइस, लेग्यूम्स, इनकी कल्टीवेशन के भी हमें एविडेंस मिले। और हमें वहां से काफी सारा बुल फिगर्स भी मिले जो किसकी बनी हुई है, टेराकोटा की बनी हुई है। ये सारी चीजें भी हमें वहां से मिली हैं जिनसे हमें मालवा कल्चर के बारे में पता चला। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट कल्चर है जॉर्वे कल्चर, जो कहाँ स्टेब्लिश हुआ, नियर अबाउट अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के नियर अबाउट ये स्टेब्लिश हुआ। और इसके एविडेंस क्या क्या मिले, एलिफेंट के एविडेंसेस मिले कि एलिफेंट एग्जिस्ट कर रहे थे वहां पर, राइनोसोर्स के एविडेंसेस मिले, टू व्हील्ड चैरियट के हमें वहां से एविडेंसेस मिले। और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी जहां पर जॉर्वे कल्चर स्टेब्लिश हुआ, कौन कौन सी थी, चिरंद इन बिहार के अंदर, नवाड़ा इन एमपी के अंदर, इनामगांव और नासिक इन महाराष्ट्र के अंदर। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट थी जहां पर आपका जॉर्वे कल्चर जो था वो इस्टेब्लिश हुआ। अब बात करते हैं मेगालिथिक पीरियड की। एक बात हमें पता होनी चाहिए, मीसोलिथिक अलग है और मेगालिथिक अलग है। मेगालिथिक अलग है। मीसोलिथिक में क्या था, जो मीसो का मतलब क्या था, स्मॉल, जब स्मॉल स्मॉल स्टोन टूल्स को यूज किया जाएगा। मेगा का मतलब क्या होता है, बिग, जहां पर बिग स्टोन का यूज होने लगा। जो मेगालिथिक पीरियड था वो आपके चाल्कोलिथिक फेज के भी बाद में स्टार्ट हुआ, अराउंड आपके 1000 बीसी टू 200 एडी तक ये पीरियड चला। मेगालिथिक पीरियड कौन सा टाइम पीरियड माना जाता है प्री हिस्ट्री के अंदर, जब लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स को, अब लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर तो आपको प्री हिस्टोरिक है, जो पैलियोलिथिक एज है वहां भी आपको लार्ज स्टोन्स मिलेंगे, बट डिफरेंस क्या था, यहाँ पर क्या था कि लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स से सिर्फ टूल्स नहीं बनाई जाती थी, ये बनाते थे ब्यूरल साइट्स और मेमोरियल्स जो थे वो भी लार्ज स्टोन से इस्टेब्लिश किए जाते थे। किस फेज के अंदर, मेगालिथिक फेज के अंदर। ये डिफरेंस है कि पैलियोलिथिक के अंदर स्टोन टूल्स का यूज किया जाता था, लार्ज स्टोन टूल्स का, बट मेगालिथिक के अंदर क्या था कि बड़े बड़े स्टोन से क्या बनाए जाते थे, ब्यूरल्स बनाए जाते थे और मेमोरियल्स बनाए जाते थे। उनको आप दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, पोलियोलिथिक टाइप, मोनोलिथिक टाइप। पोलियोलिथिक क्या था, जहां पर मल्टीपल स्टोन्स को यूज किया जाता था, और मोनोलिथिक क्या था, जब सिंगल स्टोन का यूज किया जाता था। अब जो मेगालिथिक टाइम पीरियड था वो पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, बट उसका मेजर इम्पैक्ट कहाँ था, साउदर्न इंडिया के अंदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो मेगालिथिक से बिलोंग करते हैं, जहां से हमें मेगालिथ के बहुत ज्यादा एविडेंसेस मिले हैं। गुलमर्गा एंड मस्की रीजन कहाँ का, कर्नाटका का, वहां से हमें क्या मिले हैं, मनहीर मेगालिथिक ब्यूरल्स मिले हैं। आंध्र प्रदेश और केरला से क्या मिले हमें, हुडस्टोन मेमोरियल्स मिले हैं। कोचीन से हमें रोकट केव मेमोरियल्स मिले हैं। ब्रह्मगिरी और चिंगलपट्टू से क्या मिले हमें, डॉलमन शेप्ड के टॉम मिले हैं, जिन सभी से हमें मेगालिथिक के बारे में पता चलता है। वहीं अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करोगे तो नॉर्थ इंडिया में अभी आपके यूपी से, कश्मीर से हमें काफी सारे मेगालिथिक पीरियड के जो एग्जाम्पल हैं, स्टोन की बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं वो मिले हैं, जिनसे हमें मेगालिथिक पीरियड के बारे में पता चला। अब नॉर्थ और साउथ के दोनों के मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद हमें कॉमन फीचर्स क्या मिले जो पूरे इंडिया में कॉमन थे ड्यूरिंग मेगालिथिक पीरियड। क्या कहते कि एक तो क्या करते थे वो पोट्स को डेड बॉडी के साथ बरी करते थे, और पोट्स कौन से होते थे, मेनली द रेड एंड ब्लैक वेयर पॉट्स ही होते थे, जो काफी ज्यादा उस टाइम पीरियड के अंदर कॉमन थे। और क्या कॉमन था, आयरन टूल्स, आयरन के वेपन्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ये सब कुछ कॉमन थे। इसीलिए वहां पर जब मेगालिथिक पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया, इसीलिए मेगालिथिक पीरियड को ही क्या बोला जाता है, आयरन एज का टाइम पीरियड बोला जाता है। अब जो ब्यूरल्स थे उस टाइम पीरियड के, जो डेड बॉडीज दफनाते थे और जिनके स्केलेटन्स हमें मिले, उनसे हमें उस टाइम पीरियड के सोशल स्टेटस के अंदर जो डिफरेंसेस थे वो भी पता चले। कैसे कि कुछ ब्यूरल्स को जब हमने निकाला, उनसे हमने देखा कि वहां पर उनके साथ क्या रखे हुए थे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड बीड्स, ये सारी चीजें दफनाई हुई थी। और कुछ जब हमने ब्यूरल्स को देखा, वहां पर सिर्फ उनके साथ सिर्फ आयरन की चीजें थी, कुछ के साथ सिर्फ एनिमल्स थे। तो उनसे हमें पता चलता है कि सोसाइटी में उस टाइम पे भी काफी डिफरेंसेस थे, रिच और पुअर क्लास भी एग्जिस्ट कर रही थी, अलग अलग ट्रेडिशन भी एग्जिस्ट कर रहे थे। कि कुछ ट्रेडिशन मानते थे कि एनिमल को साथ में बरी किया जाए, कुछ मानते थे कि आयरन की चीजों को साथ में दफनाया जाए। तो इस टाइप से हमें पता चलता है कि सोशल स्ट्रक्चर वहां भी एग्जिस्ट कर रहे थे। जो कल्चरल पीरियड था वो किससे एग्जिस्ट कर रहा है, आयरन एज से एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी हमने देख लिया। बिकॉज एज पर द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो आयरन का यूज था इंडिया के अंदर वो कब स्टार्ट हुआ, नियर अबाउट 1000 बीसी टू 500 बीसी, और यही टाइम पीरियड आपका नियर अबाउट मेगालिथिक पीरियड का भी माना जाता है। इसीलिए मेगालिथिक पीरियड को क्या बोला जाता है, मार्क्स द पीरियड ऑफ द आयरन एज,
बिकॉज ये एक ट्रांजिशन पीरियड भी था किसका, कि प्री हिस्ट्री मेगालिथिक पीरियड तक आते आते एंड हो चुकी थी और किसकी, हिस्ट्री की बिगिनिंग हो चुकी थी। बिकॉज आपका जो 1000 बीसी का टाइम पीरियड था उस टाइम तक आर्यन आ चुके थे, उस टाइम तक आपका ऋग्वेदा और जो बाकी के वेदास हैं उनकी ऋग्वेदा लिखा जा चुका था, आपकी बाकी के वेदास की राइटिंग स्टार्ट हो गई थी, फिर पुराण उपनिषद, इस तरह से राइटिंग बहुत ज्यादा डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी और हिस्ट्री की बिगिनिंग हो चुकी थी और प्री हिस्ट्री का जो है एंड हो चुका था। नॉर्मली आपका जो प्रोटो हिस्ट्री है, जो हमने देखा था एक ट्रांजिशन का टाइम पीरियड होता है। प्रोटो हिस्ट्री फिर कौन सा टाइम पीरियड होता है, नियर अबाउट आपका जो हड़प्पन कल्चर है वो प्रोटो हिस्ट्री का टाइम पीरियड माना जाता है। बिकॉज हड़प्पा के अंदर हमें स्क्रिप्ट भी मिली पर उस स्क्रिप्ट को हम आज तक समझ नहीं पाए, और उसके अलावा हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चला, आर्कियोलॉजिकल रिमेन से ही पता चला है, बट राइटिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, समझ नहीं पाए। हड़प्पा के बाद जब आपका ऋग्वेदा लिखा गया, आर्यन इंडिया के अंदर आए, सारी चीजें हुई, उसके बाद हमारे इंडिया के अंदर राइटिंग इंट्रोड्यूस हुई और उसके बाद के हमारे पास रिटन एविडेंसेस अवेलेबल है। कंक्लूजन क्या है, प्री हिस्टोरी क्या है, हमने स्टोन एज को कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था, हमने कॉपर एज देख लिया, चालकोलिथिक फेज की जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने देख ली, आयरन एज की जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने देख ली। इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी आपसे नहीं पूछने वाला। तो एक प्री हिस्टोरिक कल्चर से हमें क्या पता चलता है, वो रेफर करता है क्या, ग्रेजुअल और फंडामेंटल स्टेज किसकी, ह्यूमन ग्रोथ की और डेवलपमेंट की। बिकॉज प्री हिस्ट्री के अंदर ही आप हमने देखा कि होमोसेपियंस वाला स्ट्रक्चर मैंने लिया और उसके बाद से आज तक वो मॉडर्न मैन टाइप वही चल रहा है। कुछ चीजें डेवलप हुई, राइटिंग डेवलप होना स्टार्ट हुई, उससे हिस्ट्री में कन्वर्ट हुई, सारी चीजें हमने देख ली। अब कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड 101% इस साल के यूपीएससी के अंदर आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। उसके काफी रीजंस हैं, काफी न्यूज में इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको 100 ईयर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसलिए स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। और कल हम बहुत ब्रीफली इंडस वैली सिविलाइजेशन को कम से कम टाइम में कवर करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय